उत्तराखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऐसा अनुमान लगाया गया है और मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। आज से राज्य में बारिश में तेजी का अनुमान पहले से मौसम विभाग का है कि आज से कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तेज बरसात का अनुमान है और आज से उत्तराखंड में मानसून में तेजी आएगी, तो भारी बारिश से सावधान रहने की जरूरत है। लगातार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आ रहा है और अभी आपको बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं, तो कई जगहों पर नदियों में उफान होने की वजह से लोगों को अब अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो आपको बता दें मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान लगाया गया है कि अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है और आज खासतौर पर भारी बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। कई इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पिछले दिनों भी बारिश हुई और उसके बाद स्थितियां वहां पर थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आई। कई सड़क मार्ग बाधित हो गई क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में लोगों को वहां पर परेशानी भी उठानी पड़ी। आज से मानसून में और भी ज्यादा तेजी आएगी। ऐसे में प्रशासन के इंतजाम और काम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के ज्यादातर शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ही पहाड़ों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश के साथ ही चट्टान खिसकने का डर होता है, तो कई जगहों पर पत्थर भी गिरने लगते हैं। देवभूमि में जैसे ही मानसून आता है, कई जगहों पर चट्टान खिसकने और मलबा गिरने से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को, विशेषकर यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के बीच भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें भक्त बाबा केदार के दर्शन करने के बाद बेहद उत्साहित हैं। अभी तक 8,42,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अच्छा है, आ सकते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजा आएगा यहाँ पे आने में। अब पैदल आओ या फिर खच्चर से या फिर कैसे भी आओ, मजा आएगा यहाँ पे दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद जो थकान रहती है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगी। अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई। बारिश तो हमेशा बाबा का ये तो प्रसाद है बारिश है, तो बाबा के पास हम लोग आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल झूमते चलते जय भोलेनाथ की। पहाड़ों के बीच 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की झील में गाद भरने से उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। झील में सिल्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे टिहरी डैम की झील के अस्तित्व पर भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और टिहरी डैम की झील देश की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ कई राज्यों में पानी की आपूर्ति को भी पूरा करती है। जानकारों के अनुसार अगर झील की समय पर सफाई नहीं की गई और झील में गाद की मात्रा बढ़ती ही गई तो टिहरी डैम की लाइफ कम हो जाएगी। झील है और बहुत पहले से वैज्ञानिक बोल रहे थे कि इसकी उम्र केवल 100 साल है, लेकिन जिस ढंग से ये गाद जो इसमें बढ़ रही है, लगातार सिल्ट आ रहा है और चिनाई रिसोर्ट से लगभग 15-20 किलोमीटर तक जो है डोबरा पुल तक जो है ये सिल्ट भर गई है। और अगर इसी तरह से सिल्ट भरती रही तो टिहरी डैम मैं समझता हूँ ये बंद होने के कगार पे आएगा। देश को जो ऊर्जा मिल रही है, देश को जो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। शासन स्तर को रेफरेंस भेजा गया था और शासन स्तर से भी एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिवस पहले, और वहाँ पर एक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया है, वो गतिमान है। जैसे पॉलिसी बन जाएगी तो सिल्ट हटाने की प्रक्रिया फिर तेजी से बढ़ेगी। और अब बात करते हैं कर्णप्रयाग की, जहां ग्वालदम हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बगौली के पास तेज रफ्तार
कार खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि कार देहरादून से कुलसारी की तरफ जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है। कुलसारी की तरफ देहरादून से कार जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर यह हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। बगोली के पास तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी जिससे पति पत्नी की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब एक बार फिर से कांग्रेस के 2 दिग्गज हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हरीश रावत ने जहां 2016 में कुछ लोगों के पार्टी छोड़कर जाने पर हार की वजह बताया, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों में ही हरदा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। खुद भी आहत हूँ कि कुछ लोग 2016 में हमको छोड़ करके चले गए और मैं ये भी जानता हूँ कि यदि वो लोग नहीं गए होते तो 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी होगी। लेकिन उसके पीछे शक्ति कौन थी जिसने दल बदल करवाया? उस दल बदल में पैसे का महत्व कितना था, क्या लालच था लोगों के सामने, वो सब दिन के उजाले की तरीके से साफ है। और फिर चलो उत्तराखंड में तो हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उनको संभालना चाहिए था। वही इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है। और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे विधायक भी पार्टी की मौजूदा स्थिति से हताश और निराश हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी में संगठन का अभाव है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है। हमारा एक कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है। और उसके साथ साथ संगठन में कई कमियां भी है। मैं तो हाईकमांड को कहता हूँ इस तरीके के मजबूत करे। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी नीचे गिरती है। उधर कांग्रेस में मचे अंदरूनी कलह पर भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है। इस दौरान बगावत में शामिल रहे और मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। देखिए, जब जिस समय हरीश रावत जी की बात होती है, इनका आंतरिक मामला है। लेकिन जब हरीश रावत जी कहते थे, जब इतने वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जब इस तरह की सत्ता की लालसा, महत्वाकांक्षा अत्यधिक होगी, जिसे पावर लस्ट कहते हैं, तो यही हाल होना था। अभी तो और बुरा हाल होगा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर 2016 की बगावत का दंश झेल रही है और एक बार फिर से बगावत का मुद्दा कांग्रेस के भीतर उठा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस में मची अंदरूनी जंग पर विराम कब लगता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा और अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं रामविलास यादव की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब लखनऊ में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिन में गिरा ले, नहीं तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और उसका खर्च राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। और इसके साथ ही फैजुल्लागंज में
गौरभीट चौराहे के पास मौर्य मार्केट में 300 वर्ग मीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल बनवाया गया है, जिसे तोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है और साथ ही साथ नक्शा पास कराए बिना ही अवैध निर्माण कराया गया है। ये जांच में बातें सामने आई है और इसके बाद नोटिस चस्पा किया गया। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद सिरोपगढ़ हाईवे बंद हो गया है। बारिश के कारण फिर से बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में बंद हुआ है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हो रही है। देखिए, पहाड़ों पर लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और सड़कें लगातार बंद होती जा रही हैं। रास्ता साफ करने में मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन ये मलबा लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सिरोपगढ़ के पास ये रास्ते बंद हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे जो कि अभी बंद है कई जगहों से, और इसे खोलने का काम हो रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने जनता के साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार के सामने जिले में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही यातायात की समस्या से निजात दिलाने और साइबर क्राइम को रोकने की बात कही। बिल्कुल, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ये समस्या लगभग सभी जनपदों की प्रमुख समस्या में से एक है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। यातायात को एक करने के लिए पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं नशे के खिलाफ भी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नशे के कारोबारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। साइबर अपराध पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि साइबर अपराध इस समय सभी राज्यों की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका समाधान जागरूकता से ही होगा। तो हल्द्वानी में जनसंवाद कार्यक्रम में डीजीपी पहुंचे, जहां यातायात की समस्या, इसके अलावा तमाम जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 जुलाई को सांकेतिक धरना देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस दौरान हरीश रावत ने सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तालेबंदी की घोषणा भी कर दी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र में कराए जाने को लेकर हरीश रावत ये आंदोलन कर रहे हैं। हरीश रावत ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है और हरीश रावत ने लिखा, भाजपा को मैं गैरसैंण के लिए किए वादे कभी भूलने नहीं दूंगा। तो देखिए, 14 तारीख का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से सांकेतिक धरने पर वो होंगे। हरीश रावत 14 जुलाई को सांकेतिक धरना देने वाले हैं। सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तालेबंदी की घोषणा भी की गई है। साथ ही आपको बताएं कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र कराने को लेकर यह आंदोलन होगा। और उधर उधम सिंह नगर के UIRD अपनी 4 एकड़ जमीन पर महिला समूहों को सब्जियां उगाने के लिए ये जमीन देने वाली है, जिससे कि महिलाएं मुनाफा कमाएंगी। बिल्कुल, आपको बता दें अभी तक 4 एकड़ जमीन को ठेके पर दिया जाता रहा है, लेकिन अब UIRD के द्वारा इस जमीन को महिला समूह को दिया जाएगा और इस जमीन पर उगने वाली सब्जियों को बाजार के साथ ही सरकारी संस्थान में भी सप्लाई किया जाएगा। अभी खाली ज़मीन है, इसको हम SHGs को दे करके वेजिटेशन की ओर बढ़े। फल सब्जी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। सब्जियाँ उगा करके उसको स्वयं सहायता समूह स्वयं उगाएंगे और उगा करके उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, ताकि वो उनके एक रोज़गार का अच्छा साधन बन सके। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को तोहफे में कन्नौज का इत्र भेंट करने के बाद से व्यापारियों में खुशी की लहर है। कन्नौज में इत्र के 300 से ज्यादा कारखाने हैं। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर कन्नौज में बने इत्र को भेंट कर इत्र कारोबार के लिए दुनिया भर में फैलाने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। कन्नौज में इत्र का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इस शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कन्नौज की हवाएं अपने साथ खुशबू लिए चलती हैं। ऐसा हुआ भी जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में, जहां पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को तोहफे में कन्नौज का इत्र भेंट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति को तोहफे में देने के लिए अतर गुलाब, अतर शमाम और बेला का तेल विशेष रूप से कन्नौज से मंगवाया गया था। मेरे लिए भी बड़ा गर्व का विषय था कि
कन्नौज से और इंडिया से, और वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसी कोई चीज़ दी जाए। तो निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण विषय था जिसमें मुझे ऐसे कुछ चीज़ों का संकलन करना था और देना था कि वो ऐसे प्रोडक्ट हों जो उनके लिए भी अनोखे हों। और उस दौरान उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कन्नौज के अतर को भौगोलिक सांकेतक FFDC पहले ही दिला चुकी है, तो कन्नौज के अतर में से वो अतर जो बाकी कहीं नहीं आसानी से मिलते, उसमें पहला अतर था अतर मिट्टी, जो निश्चित रूप से कहीं और नहीं बनता, फ्रांस में नहीं बनता। दूसरा अतर था शमामा, जो एक बहुत पुराना वैदिक फार्मूलेशन है जिसमें चरक संहिता के शुद्ध स्थान 5 में अणु तिल का जिक्र है, उससे इसका फार्मूलेशन मिलता है। दूसरा वो था। तीसरा अतर गुलाब था। तो 3 तो अतर दिए उसमें हम लोगों ने। चौथा एक जास्मिन ऑयल दिया। फ्रांस में जास्मिन का एब्सोल्यूट बनता है, ऑयल नहीं बनता, तो वो भी उनके लिए एक अलग सी बात थी। तो ये 3 अतर, एक ऑयल कन्नौज से था। कन्नौज का इत्र पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है। आज भी यहाँ इत्र पुरानी तकनीक से बनाया जाता है। पीएम ने जब से फ्रांस के राष्ट्रपति को कन्नौज का इत्र तोहफे में दिया है, तब से यहाँ के इत्र कारोबारियों को नई उम्मीद जागी है। उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर कन्नौज में बने इत्र को भेंट कर इत्र कारोबार के लिए दुनिया भर में फैलने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। और स्पेशली इस केस में तो क्या है कि प्रधानमंत्री स्वयं हमारे कन्नौज का इत्र लेके और फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में कैपिटल माना जाता है, तो अगर उनको दिया है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रधानमंत्री जी का मतलब ये एक सोच है जो हर कोई नहीं सोच सकता है कि भाई इत्र हम एक ऐसी जगह पे अपना प्रमोट करें या दिखाएं जहाँ पे ऑलरेडी परफ्यूम का इतना बड़ा मार्केट है। दुनिया फ्रेंच परफ्यूम्स इस्तेमाल करती है, वहाँ पे अगर मोदी जी अगर अपने कन्नौज का इत्र लेके गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, जिससे आने वाले समय में कोई संदेह नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ न कुछ इसका फायदा जरूर मिलेगा। इत्र की खुशबू के लिए कन्नौज पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि जब बारिश की बूंदें शहर की मिट्टी पर पड़ती हैं, तो यहाँ की मिट्टी से भी खास तरह की खुशबू निकलती है। खास बात यह है कि यहाँ मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है और इसके लिए तांबे के बर्तन में मिट्टी को पकाया जाता है। इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली खुशबू को बेस ऑयल के साथ मिलाया जाता है। कन्नौज में कारखाने की बात करें तो छोटे से बड़े 300 कारखाने हैं, जिनमें अगरबत्ती, परफ्यूम, चंदन पाउडर के साथ इत्र बनाने का काम होता है। कन्नौज के 17,000 इत्र कारोबारी हर साल 400 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। यहाँ इत्र के लिए 673 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती है, यानी करीब 1,25,000 लोग इत्र कारोबार से रोजगार में लगे हुए हैं। कन्नौज में इत्र बनाने का इतिहास करीब 17वीं शताब्दी का है। जानकार बताते हैं कि इत्र बनाने का तरीका फारस के कारीगरों से मिला था। कन्नौज में जहां एक और सबसे सस्ता इत्र तैयार किया जाता है, वहीं यहां पर दुनिया का सबसे महंगा इत्र भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।